दोस्तों नमस्कार, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है। हम 50 टॉप साइकोलॉजी मॉडल पेपर की श्रृंखला के तहत आज हमारा जो है 7वां साइकोलॉजी मॉडल पेपर है, जो रीट, सीटीईटी, यूपी टेट, एच टेट सभी के लिए लाभप्रद है। इससे पहले 6 मॉडल पेपर करवाए जा चुके हैं, जो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया गया है, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं, यानी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के आधार पर तैयार किया गया है, और साथ साथ में अपना मूल्यांकन भी करते जाएं। टोटल 30 क्वेश्चन है, इसमें से कितने आपके सही हो रहे हैं ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको समय समय पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। 7वें मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। यानी फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा इसकी व्याख्या भी करते जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है मुखावस्था 0 से 1 वर्ष, गुदावस्था 0 से 3 वर्ष, अव्यक्ता अवस्था 6 से 12 वर्ष और शेषणावस्था। तो फ्रायड ने जो अवस्थाएं बताई हैं वो 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। पहली है मुखावस्था, जो जन्म से 1 वर्ष तक होती है। इसके अलावा गुदावस्था यानी एनल स्टेज, जो 2 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। इसके अलावा लैंगिक अवस्था होती है, जो 4 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। इसके अलावा सुप्तावस्था या अव्यक्ता अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसके अलावा एक पाँचवीं अवस्था होती है जननिक अवस्था, जो 12 से 20 वर्ष तक होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो फ्रायड ने विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो 5 अवस्थाएं बताई हैं। और प्रारंभिक विद्यालय अवस्था कौन सी है? तो प्रारंभिक विद्यालय अवस्था उन्होंने बताई है अव्यक्तावस्था। अव्यक्तावस्था यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, अव्यक्तावस्था 6 से 12 वर्ष तक इसको प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक और विशेष बात याद रखिए, जहाँ पर नहीं शब्द दिया हो उसको पहले ही अंडरलाइन कर लेना चाहिए। आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तत्वों को प्रदर्शित करना या आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। यहाँ पर बताया गया है बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है। आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, ये बालक के सामाजिकरण से संबंधित नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का भाग नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। संचित अभिलेख, दत्त कार्य, अभिभावक शिक्षक बैठक या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है, जिसमें जो है थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि अभिभावक शिक्षक बैठक नहीं हो सकता, यानी ये इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी या एकरसता। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा, रचनात्मक चिंतन का सदैव चिंतन कैसा होता है, रचनात्मक होता है। देखा होगा जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो
क्रिएटिविटी होती है इनमें, वो अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग तरीके से वो काम करना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष अवधि के दौरान प्रगति करता है। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? क्वेश्चन नंबर फिर से देख लीजिए। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? जो एनसीएफ 2000 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है, ये किस प्रकार के शिक्षण को प्रोत्साहित करता है? समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा या नियमित? तो एनसीएफ 2005 जो है ये समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। ये किस प्रकार की प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी शिक्षण प्रणाली को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का समावेशी शिक्षा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, परिपक्वता का एक उदाहरण है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ऑप्शन सही होगा, चलना। चलना एक परिपक्वता का उदाहरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अधिगम का पहलू नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम का पहलू नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और आध्यात्मिक। तो हमारा यही ऑप्शन 4th वाला सही होगा, आध्यात्मिक ये अधिगम का पहलू नहीं है, जबकि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम के पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ग्रेड स्तर का, योग्यता स्तर का, आयु स्तर का या छात्र स्तर का? तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, आयु स्तर का, क्योंकि अब जो शिक्षा दी जाती है वो आयु स्तर के अनुसार दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? जो ब्लूम ने वर्गीकरण दिया था, ब्लूम का वर्गीकरण देखा होगा, बोध, ज्ञान, प्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण और संश्लेषण, ये 6 तरीके के थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्लूम के वर्गीकरण में असंगत कौन सा है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति और अनुप्रयोग। तो यहाँ पर आत्मानुभूति ये ब्लूम के वर्गीकरण में नहीं था, जबकि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये 6 प्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 10, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा का डर था। यह कोहलर वर्ग के किस सिद्धांत के किस स्तर को बताता है? तो कोहलर का जो सिद्धांत था, कोहलर का नैतिक विकास का जो सिद्धांत था, उसमें 3 स्तर और 6 चरण थे, जिसमें पहला जो चरण था वो पूर्व परंपरागत, जो सेकंड वाला था वो परंपरागत और जो थर्ड वाला था वो पश्च परंपरागत, और उस 3 स्तर के 2-2 चरण थे, जिसमें पहला था पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िवादी अवस्था। इसके अंतर्गत 2 चरण थे, पहला था दंड एवं आज्ञाकारिता और दूसरा था साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता। इसी प्रकार जो परंपरागत स्तर था, इसके अंतर्गत भी 2 चरण थे, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता। इसी प्रकार जो उत्तर परंपरागत स्तर या पश्चिम परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत भी 2 चरण थे, पहला था सामाजिक बंधन उन्मुखता और सामाजिक
नीतिपरक उन्मुखता। तो कोहलर वर्ग के 3 स्तर थे, 6 चरण थे। तो इसमें बताया गया है कि जो पकड़े जाने के डर से ये किस स्तर को बताता है, तो दंड एवं अज्ञाकारता उन्मुखता के अंतर्गत आएगा और ये पूर्व परंपरागत के अंतर्गत आता है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या ब्लैक बोर्ड? तो शिक्षण का एक नवाचारी जो स्रोत है वो क्या है? इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट हमारा एक नवाचारी स्रोत है जो शिक्षण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्न विधि द्वारा संभव है। ऑप्शन है व्याख्यान विधि, पाठ्यक्रम विधि, श्रव्य दृश्य सामग्री या वार्तालाप। तो अधिक से अधिक भागीदारी किसके द्वारा संभव है? वार्तालाप के द्वारा, यानी वार्तालाप के द्वारा हम अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नरेश व मुकेश की आय समान है, उसके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। ऑप्शन है परिमार्जिता का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनी प्रतिरूप का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक या जीवन पर्यंत? तो पता है कि मानव जाति का जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। मानव जाति का जो विकास है वो कैसा होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा शिक्षण में किस रूप में समझा जाता है? कक्षा शिक्षण में किस रूप में समझा जाता है? व्यक्तिगत समायोजन में, सामाजिक व राजनीतिक में, व्यवहार परिवर्तन में या विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना? तो कक्षा शिक्षण में किस रूप में समझा जाता है? कक्षा का जो शिक्षण होता है वो किस रूप में समझा जाता है? व्यवहार परिवर्तन में समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? तो यहाँ पर नहीं वाले को सबसे पहले आपको क्या करना है? गोलिम कर लेना है, गोलिम कर लो। विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है। विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि विद्यालय जो होता है जाति के कारणों के विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करता है, जो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, मेधावी होने का लक्षण है अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वाचालता, अति सक्रियता। तो मेधावी जो होता है, जो गिफ्टेड बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनमें कौन सी विशेषता होती है? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वाचालता या अति सक्रियता। तो उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें क्या होता है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी करना आवश्यक है? यानी किस प्रकार की तैयारी आवश्यक है? व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग या धैर्यशीलता का कम होना। तो यहाँ पर बताया गया है कि समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक को किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा। नहीं फोर्थ, सॉरी। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पर तैयारी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है।
तो नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन धैर्यशीलता का कम होना। धैर्यशीलता का कम होना ये जो है समावेशी कक्षा शिक्षण के लिए नहीं उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा 3 के विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला? तो यहाँ पर कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मकता क्रियाकलाप इज ए बेस्ट, सबसे अच्छा जो वो होगा पढ़ाने का तरीका होगा वो सृजनात्मक क्रियाकलाप होता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक कैसी विधि है? यानी TAT, थेमेटिक अप्रोच टेस्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये किस प्रकार की मापने की विधि है? आत्मनिष्ठ तकनीकी की, वस्तुनिष्ठ तकनीकी की, प्रक्षेपीय तकनीकी की या प्रयोगात्मक तकनीक है? अंतर्बोध परीक्षण जो व्यक्तिगत का अंतर्बोध परीक्षण है जो मॉर्गन एंड मरे ने दिया था, तो ये कैसी तकनीकी है? प्रक्षेपीय तकनीकी है। कैसी है? प्रक्षेपीय तकनीकी है। तो ये याद रखिएगा कि अंतर्बोध परीक्षण जो है वो प्रक्षेपीय तकनीकी है। क्वेश्चन नंबर 22, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आय समूह क्या है? तो जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। एक होता है संवेदी गामक, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया गया है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो हमारी जो पहली अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष और दूसरी जो होती है वो 2 से 7 वर्ष, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था, कोहलर का सिद्धांत है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सही होगा संज्ञानात्मक संकार्य। ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है किसी भाषा को अगर सीखना है तो कहाँ से सीखना होगा? अक्षर से। जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था? अक्षरों से, का खा गा घा। क्वेश्चन नंबर 25, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र? तो समावेशी जो शिक्षा होती है वो सबके लिए होती है, तो इसमें सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों होना चाहिए। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष या गणना संबंधी दोष या इनमें से कोई नहीं? तो गणित संबंधी अगर अधिगम अक्षमता है तो कहाँ पर होगा? गणना संबंधी दोष। इसी प्रकार 26 का हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का होना, अलगाव, संवेदनशीलता? तो समावेशीकरण की सफलता किस पर निर्भर करेगी? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा संवेदनशीलता। यानी समावेशन अगर सही से करना है तो संवेदनशील होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कौन सा समय का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी? तो समय का तत्व नहीं है, संवेदी समय का तत्व नहीं है।
ये क्वेश्चन नंबर 28 है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जो ब्लूम ने दिया था, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये हमारे ब्लूम के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूति या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्वेच्छाचारी, यानी स्वेच्छाचारी जो शिक्षण होता है ये अच्छा शिक्षण नहीं होता है। तो इसी प्रकार हमारे जो है 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी ज़रूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।